बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? आप सब ठीक है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी लाइफ को सही से एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए दी अकाउंटेंट्स की तरफ से हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको इस टॉपिक की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से जो है वो हम डिलिब्रेट करें इस पर। और आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक भी करें, अपने जो है फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी करें, और नोटिफिकेशन का बेल जो है वो लाजमी आप दबाएं ताकि अगली जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पे। प्रोक्योरमेंट जो है वो दैट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोक्योरमेंट आपके पब्लिक सेक्टर में भी होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी होती है, लेकिन प्रोक्योरमेंट जो मेन जो इसका थीम है वो है जब आप पब्लिक सेक्टर में कोई भी प्रोक्योरमेंट आप कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप कुछ सर्टन जो है वो गवर्नमेंट ने एक्ट्स भी बनाए हुए हैं, कुछ रेगुलेशंस भी बनाए हुए हैं। ख़ासकर हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे केपी से रिलेटेड। इस टाइम जो हमारे पास प्रोक्योरमेंट को जो एक्ट डील करता है वो खैबर पख्तूनख्वा प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क सिविल वर्क्स हैं, उसमें 2014 के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। तो उनको हम बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते क्योंकि वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम कंसाइज रखें और जितनी इन्फॉर्मेशन हम इसमें हम आपको दे सकते हैं वो आपको दें। सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आप जो प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं, जो भी एंटिटी प्रोक्योरमेंट करने जा रही है, उसकी लिमिट क्या है। फाइनेंशियल लिमिट जो है वो KPPRA ने ऑलरेडी डिफ़ाइन की हुई है। इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो हर प्रोविंस में अलग से जो है वो एक अथॉरिटी इसको सुपरवाइज़ कर रही है। जिस तरह आपका पंजाब का PPRA है, पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सिंध का जो है वो सिंध रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसी तरह पंजाब का, इसी तरह KP का। तो चूँकि हम KP में काम कर रहे हैं और हमारे जितनी भी है हमारे वेंडर्स वगैरह और इस तरह के, तो वो चूँकि KP से ही हम इसको, तो हम कोशिश करेंगे हम सिर्फ KP को ही फोकस करें। जो हमारा KPPRA के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस है उसमें जो है वो जो फाइनेंशियल लिमिट डिफ़ाइन हुआ है वो डिफ़ाइन हुआ है 100,000 रुपीज़ का। अगर कोई भी एंटिटी अगर उसकी प्रोक्योरमेंट की लिमिट अगर 100,000 से अबव है तो वहाँ पे उनको जो है वो कम्पिटिटिव बिडिंग में जाना पड़ता है। बिलो 100 है उसमें मुख्तलिफ जो है वो प्रोसीजर्स KPPRA ने डिफ़ाइन किए हुए हैं। उसमें से आप पिटी कैश परचेजिंग भी कर सकते हैं। अगर आप ₹1 से लेके 50,000 तक कोई परचेजिंग कर रहे हैं तो आप उसको सिंगल सोर्स पे कर सकते हैं, डायरेक्ट परचेजिंग आप उसको कह लें। अगर आपकी प्रोक्योरमेंट 50,000 से लेके 100,000 के बीच है तो वहाँ पे आपको ये है कि आप 3 कोटेशन उनसे लें और उसकी आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें, और कंपैरेटिव एनालिसिस में जो भी लोवेस्ट आपके पास रेट आ रहा होगा आप उस वेंडर को आप सेलेक्ट करके आप उस चीज़ें ले सकते हैं। इशू तब आता है जब आप प्रोक्योरमेंट जो है अगर वो 100,000 से अबव चली जाती है। अगर तो 100,000 से अबव चली जाती है तब आपको ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग में जाना पड़ता है। अच्छा, ओपन कम्पिटिशन बिडिंग जो है वो नॉर्मली होता ये है कि प्रोक्योरमेंट एंटिटी जो है वो अपनी डिटेल्स बताती है कि उसकी प्रोक्योरमेंट जो है उसकी नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसको कौन सी चीज़ें चाहिए, और उसी अपनी रिक्वायरमेंट को वो शेप देती हैं स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के नाम से। उसमें सारी डिटेल्स वो बताती हैं। तो आपका स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जो है वो एक कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है। ये आपके जब आप फ्लोट करते हैं अपना टेंडर तो अपने जो आपके पोटेंशियल बिडर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो यही से मिल रही होती है। अब पहला जो स्टेप है वो आपकी है आप जो है एडवर्टाइजमेंट आप देते हैं फॉर टेंडर या टेंडर नोटिस आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं। अब दो तरह की चीज़ें हैं जो आपका KPPRA रूल्स हैं, उसका जो रूल नंबर 19 है वो ये कहता है कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोक्योरमेंट की जो लिमिट है वो कितनी है। अगर तो आपकी प्रोक्योरमेंट 2.5 मिलियन से नीचे है तो वहाँ पे प्रिंट मीडिया में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बिलो 2.5 मिलियन आप जो आपकी प्रोक्योरमेंट की जो भी एंटिटी है वो अपने वेबसाइट पे
वो अपने स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकती है। जो आपका अथॉरिटी का वेबसाइट है उसको भेज सकती है कि इसको आप अपने वेबसाइट पे उसको अपलोड कर दें। जहाँ पे 2.5 मिलियन से लिमिट एक्सीड होती है वहाँ पे ज़रूरी है कि आप इसको प्रिंट मीडिया में भी आप उसको पब्लिश करें। अब प्रिंट मीडिया में ये है कि वहाँ पे आपके दो जो है न्यूज़पेपर्स हैं डेली, एक इंग्लिश का एक उर्दू का, उन दोनों में आप जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट देंगे। और एडवर्टाइजमेंट जो आप देंगे न्यूज़पेपर की, उसकी नेशनल सर्कुलेशन आपके पास होनी चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट बड़ा सिंपल है, उसमें बड़ा एक कॉन्साइज आप एडवर्टाइजमेंट आप देते हैं कि आपका नेचर ऑफ वर्क अगर आपको है, या आपका स्कोप ऑफ सर्विसेज आपकी ये हैं, ये चीज़ें हैं, उसकी टोटल कॉस्ट इतनी है, बिड सिक्योरिटी कितनी चाहिए, आप उसमें रिस्पांस टाइम आप दे रहे होते हैं। तो वो एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट होती है, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। लेकिन जो आप स्टैंडर्ड बिल्ड डॉक्यूमेंट्स जब आप इशू करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है वो आ रही होती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट सपोज़ एज्यूम करते हैं कि हम अपने जो हमारी एडवर्टाइजमेंट हो रही है वो तकरीबन 5 मिलियन की हो रही है, तो आप उसको एडवर्टाइज़ आपने कर दिया। अब जब एडवर्टाइज़ करते हैं तो उसमें 15 डेज़ का मिनिमम टाइम जो है वो रिक्वायर होता है रिस्पांस टाइम। आप बिडर्स को 15 डेज़ का टाइम देते हैं कि आप विद इन 15 डेज़ जो है ऑफ द पब्लिशमेंट ऑफ दैट टेंडर इन द न्यूज़पेपर, उन्होंने आपको जो है वो टेंडर पे पार्टिसिपेट करना होता है। तो मिनिमम जो है वो 15 डेज़ का टाइम है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनको मसला आ रहा होता है, उनको पता नहीं होता, और कोई 10 डेज़ में, कोई 13 डेज़ में, 14 डेज़ में उसका रिस्पांस टाइम रखते हैं। तो बाद में ये है कि उसके काफ़ी सारे इश्यूज़ बनते हैं। वो ठीक है, उसमें प्रोक्योरमेंट में ट्रांसपेरेंसी होती है, कोई करप्शन नहीं होती, लेकिन ये है कि अगर आपका रिस्पांस टाइम जो है वो आपने 15 डेज़ नहीं दिया हुआ तो ये आपके लिए बड़े इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं आगे जाके। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप एटलीस्ट 15 डेज़ का टाइम दे दो। मैक्सिमम आपके पास टाइम है, मैक्सिमम आपने 42 डेज़ का टाइम होता है उसमें, तो आप मैक्सिमम 42 डेज़ तक आप अपना रिस्पांस टाइम रख सकते हैं। जो आपके स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट होते हैं नॉर्मली, अगर छोटी परचेज़ है, इतनी बड़ी परचेज़ नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर देती है अपने पोटेंशियल बिडर्स को। अगर उस पर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और टेक्निकल और कम्प्लेक्स नेचर की प्रोक्योरमेंट है, वहाँ पे ये है कि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है एक नॉमिनल फ़ी जो है वो डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट चार्ज कर रही होती है। तो वो एक नॉर्मल सी है, वो कैश में भी हो सकता है, वो पे ऑर्डर में भी हो सकता है। जो उसका प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट का, अब पोटेंशियल बिडर्स हैं, उन्होंने आगे जो है वो अपने बिड सबमिट करने हैं। तो स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट्स में पहले से लिखा होता है कि आपने जो रिस्पांस देना है वो आपने किस तरह से आपने रिस्पांस देना है। अब जो क्राइटेरिया डिफ़ाइन हुआ है वो उसमें बहुत सारे मेथड्स उसमें है, बहुत सारे प्रोसीजर्स उसमें ड्रिल डाउन हो चुके हैं। उसमें जो एक उसमें सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप है, उसमें सिंगल स्टेज 2 एनवेलप है, 2 स्टेज 2 एनवेलप है, और 2 स्टेज सिंगल एनवेलप है। नॉर्मली जो इस टाइम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रही हैं वो सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप ही होता है। अगर आपकी जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं, सर्विसेज हैं, वर्क्स हैं, अगर तो वो कम्प्लेक्स नेचर की नहीं है और वो बड़ी स्टैंडर्डाइज किस्म की है, तो वहाँ पे आप सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप ही रखते हैं। उसी सिंगल एनवेलप के अंदर जो है उसमें फाइनेंशियल एंड टेक्निकल दोनों चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। अगर तो आपकी प्रोक्योरमेंट कम्प्लेक्स नेचर की है तो वहाँ पे ये है कि आप जो है उसमें दो चीज़ें फिर ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल प्रपोज़ल है उसका एनवेलप अलग से होता है, और आपका जो टेक्निकल प्रपोज़ल है वो अलग से होता है। वो एक अलग काफ़ी लंबा चौड़ा एक किसी दिन इंशाल्लाह उस पर भी हम बनाएंगे। लेकिन ये है कि उसमें पहले जो टेक्निकल प्रपोज़ल है पहले उसको स्टडी किया जाता है, उसको देखा जाता है कि जो वेंडर टेक्निकली अगर साउंड है तो उसके बाद जो है वो फिर फाइनेंशियल पे हम जाते हैं, और इस पर लिखना होता है एनवेलप के ऊपर कि ये टेक्निकल प्रपोज़ल है और ये फाइनेंशियल प्रपोज़ल है, ताकि जो भी जब बिड्स ओपन हो तो कमेटी जो होगी प्रोक्योरमेंट की उसको इशू ना आए। तो ये एक नॉर्मल जो इस टाइम जो चल रहा है वो सिंगल स्टेज और सिंगल एनवेलप या सिंगल स्टेज 2 एनवेलप जो है वो प्रोसेस इस टाइम चल रहा है। अच्छा, अगर आपकी प्रोक्योरमेंट अगर वो कम्प्लेक्स नेचर की है, या उसमें जो मनी इन्वॉल्व है वो काफ़ी ज़्यादा है, या उसका जो स्कोप है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है, उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो उसका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो वहाँ पे एक प्री बिड मीटिंग होती है।
सपोज़ आज आपने एडवर्टाइजमेंट दी और 15 डेज़ जो है वो सपोज़ उसका रिस्पांस टाइम आपने रखा, तो बिफ़ोर द क्लोजिंग डेट ऑफ जो सबमिशन है बिड की, उससे कुछ दिन पहले जो है एक प्री बिड मीटिंग रखी जाती है। वहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है वो बैठती है और जो भी प्रॉस्पेक्टिव बिडर्स होते हैं या पोटेंशियल बिडर्स होते हैं वो उसमें आते हैं, जिनको डॉक्यूमेंट्स मिले होते हैं, जिनको आइडिया होता है कि बिड में क्या है क्या नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो वो प्रॉस्पेक्टिव बिडर्स वहाँ पे आते हैं, उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, उनको बहुत सारी चीज़ें, अगर कन्फ्यूजन है तो उनकी कन्फ्यूजन क्लियर की जाती है। तो एक प्री बिड मीटिंग भी जो है वो रखी जाती है, तो और उसके मिनट्स जो है वो डॉक्यूमेंटेड होते हैं। अच्छा, नॉर्मली जब भी एडवर्टाइजमेंट होती है वहाँ पे बिड सिक्योरिटी जो है वो उसमें लिखी जाती है। जो नॉर्मल है इस टाइम वो 2% जो भी आप अमाउंट कोट कर रहे होते हैं, क्योंकि एंटिटी को नहीं पता होता ये, आप चूँकि कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, ये बिडर को ही पता होता है कि उसने कितनी अमाउंट कोट करनी है। तो वो जितनी भी अमाउंट कोट करेगा उसी के हिसाब से जो है वो 2% वो मिनिमम जो है वो बिड सिक्योरिटी भी अपने टेंडर के साथ वो जमा करता है। अच्छा, पहले ये था कि कैश में भी जो है वो आपकी बिड सिक्योरिटी जमा होती थी, मतलब डिमांड ड्राफ्ट्स वगैरह और बहुत सारे बैंक इंस्ट्रूमेंट जो है वो लेके आ रहे थे प्रोस्पेक्टिव बिडर्स। अब ये है कि आपने जब भी जो है वो बिडिंग करनी है तो वहाँ पे ज़रूर आपने जो है वो CDR जो है वो आपने जमा करना है। CDR के बगैर अगर आप CDR नहीं करेंगे तो आपका बिड जो है वो रिजेक्ट हो सकते हैं एट अ लेटर स्टेज। तो 2% एटलीस्ट आप बिड सिक्योरिटी जमा करेंगे, मैक्सिमम जो है 5% तक है। अच्छा, बिड सिक्योरिटी के साथ जो है वो फिर परफॉर्मेंस गारंटी भी होती है जो मिनिमम 10% की होती है, और वो परफॉर्मेंस गारंटी जो है वो इनिशियल स्टेज पे आपने जमा नहीं करनी होती। परफॉर्मेंस गारंटी जो है वो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप कोई बिड आप विन करते हैं, तो उसके बाद जो है आपको एक सर्टेन टाइम आपको दिया जाता है कि आप जो है इस टाइम अपना परफॉर्मेंस गारंटी भी आप जमा करें। तो अगर आप 2% आपका ऑलरेडी है तो आप फर्दर 8% जो है उनके पास परफॉर्मेंस गारंटी आप जमा कर दें। अगर तो जो आपका जो प्रोक्योरमेंट एंटिटी है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं, आपने जो है वो 10% ही आपने करना है और आपको 2% आपको वापस कर देंगे, तो उस केस में आपने 10% जो है आपने जमा करना होता है और आपको आपके 2% जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। अच्छा, जो बिड की जो क्लोजिंग जो डेट होगी, सपोज़ कल जो है वो आखिरी डेट है बिड की सबमिशन की, तो जिस दिन बिड की क्लोजिंग होगी सबमिशन की, उसी दिन जो है वो बिड की ओपनिंग भी होगी। इसका मेन पर्पज़ ये है कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए। ऐसा ना हो कि उसकी क्लोजिंग डेट एक हो और उसके 1-2 दिन बाद जाके फिर उसकी जो ओपनिंग डेट हो। इस तरह नहीं होता, क्योंकि बीच में जो है वो मतलब इश्यूज़ आ सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए जो है वो जिस दिन उसकी क्लोजर होगी उसी दिन जो है वो उसकी बिड्स की ओपनिंग भी होती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो बिड्स जब ओपनिंग का टाइम आता है तो नॉर्मली उसमें 30 मिनट्स या 40 मिनट्स जो है वो टाइम दिया जाता है, और जितनी भी बिडर्स हैं जिन्होंने बिड के लिए अप्लाई किया होता है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या उनकी नॉमिनीज़ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और जो दूसरे हमारे पास प्रोक्योरमेंट एंटिटी की जो टेक्निकल कमेटी होती है वो भी वहाँ पे जो है वो मौजूद होती है। उनके प्रेजेंस में जो है वो बिड ओपन होते हैं, और बिड ओपनिंग में उसमें देखा जाता है कि सबसे लोवेस्ट एवेल्यूएटेड बिड किसकी है, कि मतलब जिसका रेट सबसे कम होगा उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अवार्ड होता है। एक बिड एवेल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो बनती है, और उसी बिड एवेल्यूएशन रिपोर्ट पे जो है वो जितनी भी हमारे बिडर्स होते हैं उनके नॉमिनीज़ के साइन होते हैं, जो टेक्निकल कमेटी बैठती है उसके सिग्नेचर्स होते हैं, और उसी टेक्निकल कमेटी की जो मीटिंग होती है उसके मिनट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि ये आपको आखिर में जाके इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बिडिंग की और वो जो है वो बिल्कुल 100% जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, या 100% जो है वो जितनी भी बिडर्स हैं वो आपके प्रोसीजर से या आपने जो भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस आपने चलाया है उससे वो खुश हो। तो हो सकता है कि कोई बिडर ऐसा हो जिसको जो आपसे किसी स्टेज पे जाके नाराज़ हो जाए, या उसको लगता है कि यार उसके साथ जो है वो कोई ज़्यादती हुई है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो मिनट्स हैं वो आप उसको डॉक्यूमेंट करें।
तो ये एक छोटा सा एक प्रोक्योरमेंट का एक प्रोसेस मैंने आपके लिए एक किया था। वीडियो के आखिर में मैं एक स्लाइड आपके साथ एक स्लाइड आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो उसमें प्रॉपर मतलब ए टू ज़ी की प्रोक्योरमेंट में क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें जो है उसमें आपको नज़र आएंगी। और मैं जितनी भी मेरे दोस्त हैं मैं उनसे गुजारिश ये करूँगा कि आप जो है कमेंट्स में अगर आपको लगता है कि हमें किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि उस पर हमें बात करनी चाहिए तो वो आप लाजमी बताएं। क्वेश्चंस भी लाजमी पूछें अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन जो है उसका हम आंसर दें और आपको आपके कॉन्सेप्ट जो है वो हम क्लियर कर सकें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी सपोर्ट से जो है वो इस तरह की और वीडियोज़ इंशाल्लाह हम बनाएंगे। और इसी के साथ जो है वो अपने दोस्त शिराज को आप इजाज़त दीजिएगा एच डी अकाउंटेंट के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, बेहतरीन।